देखो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, फैट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखा था, यानी कि फूड का जब हमने क्लासिफाई किया था फूड को, तो हमने उसमें 7 कंपोनेंट्स उसके देखे थे। एक कार्बोहाइड्रेट था, एक प्रोटीन था, एक फैट था, विटामिन्स थी, सॉल्ट एंड मिनरल्स थे, वाटर एंड फाइबर्स। जिसमें से 3 कंपोनेंट्स ऊपर वाले, यानी कि आपका पहला कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा फैट। इन तीनों फूड कंपोनेंट्स को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स आकार में बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम क्या करेंगे, जब डाइजेशन करेंगे तो इन्हीं कंपाउंड्स का हम डाइजेशन करेंगे। यानी कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा, डाइजेशन ऑफ फैट होगा और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए थे, प्रोटीन पढ़ ली थी कि प्रोटीन क्यों रिक्वायरमेंट है बॉडी को, क्या क्या चीज़ें हमको, सोर्स ऑफ प्रोटीन्स क्या हैं, और जो टाइप्स ऑफ प्रोटीन है वो कौन कितने टाइप्स की प्रोटीन होती हैं, प्रोटीन का क्या यूज़ है बॉडी में। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रोटीन में पढ़ी थी। के बाद अब हम बात करते हैं फैट की। देखिए, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सबका काम जो है वो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना है। यानी कि बॉडी को ऐसी चीज़ें देना है जिससे बॉडी की ग्रोथ हो और बॉडी की जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं वो रेगुलेट हो जाए। ठीक है, रेगुलेशन का मतलब हुआ कि वो सही तरीके से काम करें। हमने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा तो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो फॉर इंस्टेंट एनर्जी, यानी एनर्जी के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए और वो त्वरित ऊर्जा, त्वरित का मतलब इंस्टेंट एनर्जी जो हमको चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जब हमने प्रोटीन की बात की तो प्रोटीन का मेन फंक्शन हमने बताया कि बॉडी ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयरिंग, जो भी डैमेज टिश्यू होंगे उनकी रिपेयरिंग करना और बॉडी की ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारा कौन सा था, प्रोटीन था। अब तीसरा जो फूड कंपोनेंट आया वो आया हमारा फैट। फैट की रिक्वायरमेंट हमको क्यों होती है, फैट भी इम्पोर्टेंट फूड कंपोनेंट है, मैक्रो मॉलिक्यूल कैटेगरी में ये भी आता है। और जो एनर्जी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो हमें किसी फूड कंपोनेंट से मिलती है वो किससे मिलती है, वो फैट से ही मिलती है। 1 ग्राम फैट जब डाइजेस्ट होता है, 1 ग्राम फैट का जब ब्रेक डाउन होगा तो फिर हमको 9.4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर हमने कार्बोहाइड्रेट की देखी थी तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कितनी मिल रही थी हमको, 4.2। अगर हमने प्रोटीन की बात की तो प्रोटीन से हमको एनर्जी मिल रही थी 5। ठीक है, और अगर हम फैट की बात करते हैं तो फैट से जो हमको एनर्जी मिलती है वो 9.42 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है जब 1 ग्राम फैट जो है वो बर्न होता है हमारी बॉडी में। यानी वन ग्राम फैट जब डिकम्पोज होगा हमारी बॉडी में तो उसके बाद हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो कितनी करेगा, 9.42 कैलोरी। और ये जो 9.42 है वो देखो सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा फूड कंपोनेंट जिससे सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है या सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा फैट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फैट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये फैट की जो एनर्जी है ये स्टोरेज एनर्जी है। ये हमारी कैसी है, स्टोरेज एनर्जी है। स्टोरेज एनर्जी का मतलब जब आवश्यकता पड़ेगी, जिस समय हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा ज़्यादा और हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उस समय ये फैट जो है वो उससे उससे हमको एनर्जी मिलती रहेगी। तो ये एक स्टोरेज एनर्जी की फॉर्म में हमारे अंदर रहती है जो इमरजेंसी के समय हमको एनर्जी देती है। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी की अगर बात करेंगे तो इंस्टेंट एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको किससे मिलती है, फैट से मिलती है। लेकिन ये किस फॉर्म में रहती है, स्टोरेज फॉर्म में रहती है। आवश्यकता पड़ने पर या इमरजेंसी पीरियड में जब हम व्रत रहते हैं या हमको खाना नहीं मिलता है या काफ़ी देर तक हमको फूड नहीं मिलता है तो उस समय बॉडी की वाइटल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो कौन करता रहेगा, फैट करती रहेगी। ठीक है, इसके अलावा फैट का बॉडी में कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जैसे कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। इसी तरीके से अगर प्रोटीन का डाइजेशन होगा कंप्लीट डाइजेशन तो वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसकी, प्रोटीन की।
लेकिन जब फैट का डाइजेशन होगा तो फैट जो है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होगा, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा। फैटी एसिड भी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, तो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। फैट का बॉडी में क्या होता है, हम कहेंगे कि फैट का बॉडी में इमल्सिफिकेशन होता है। एक टर्म याद रखना आप, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं बूंदीकरण, ठीक है। यानी जो ये फैट है, ये फैट छोटी छोटी माइक्रो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और इतनी माइक्रो ड्रॉपलेट्स जो होगी वो क्या करती हैं कि हमारी जो स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, कौन से टिश्यूज़ होते हैं, एडिपोज। एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं हमारे, इन टिश्यूज़ में जाकर ये कलेक्ट हो जाती है। इन टिश्यूज़ में ये फैट जो है वो कलेक्ट हो जाती है, और जब ज़्यादा कलेक्ट हो जाती है तो हमको ये दिखने लगती है। ये जो दिख रही है आपको, ये एडिपोज टिश्यूज़ हैं, उनके अंदर फैट कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो फैट स्टोरेज टिश्यूज़ का क्या नाम है बॉडी में, तो हम कहेंगे जो फैट स्टोरेज टिश्यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ बोले जाते हैं, ठीक है। और इन एडिपोज टिश्यूज़ में इमल्सिफाइड फैट जो है वो स्टोर रहती है। बात समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। जिसका धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता रहेगा, हमको एनर्जी मिलती रहेगी, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। दूसरी चीज़, इसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये स्किन के नीचे है, तो बाहर अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा या बाहर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो ये इंसुलेटर का काम करेगी। इंसुलेशन का मतलब होता है कि बाहर की बहुत ज़्यादा गर्मी को अंदर नहीं जाने देगी, और अंदर जो बाहर की बहुत ज़्यादा सर्दी है उसको नहीं जाने देगी, उसको रोकने का काम करेगी। तो ये इंसुलेटर की तरह भी वर्क करती है। तो फैट की रिक्वायरमेंट हमको इसलिए भी होती है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। इंसुलेशन का काम करेगी। इंसुलेशन का मतलब अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाने देगी, बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने, अंदर की ठंडक को बाहर नहीं और बाहर की ठंडक को अंदर नहीं आने देगी, ठीक है। तो ये स्किन, क्योंकि स्किन में जिसको ज़्यादा फैट होगी बॉडी पर, उसको गर्मी ज़्यादा है, अंदर की गर्मी सब अंदर ही बनी रहेगी, कि बाहर से तो नहीं मिलेगी, अंदर बनी रहेगी, निकलेगी नहीं, है ना। तो वो ये है जो इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेशन का मतलब हो गया कि न तो बाहर की चीज़ अंदर और अंदर की चीज़ बाहर जाने देगी, ठीक है। तो फैट का इंसुलेशन का भी काम होता है। फैट के लिए हम लोग क्या क्या खाते हैं, फैट किस में पाया जाता है। देखो, पहले सबसे पहली बात समझो कि फैट है क्या। फैट को हम कह सकते हैं ट्राईग्लिसराइड। क्या कह सकते हैं, ट्राईग्लिसराइड्स। ट्राईग्लिसराइड्स हैं। इसी को हम टर्म यूज कर सकते हैं लिपिड्स। इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, लिपिड्स। लिपिड्स कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ फैट्स है, डिफरेंट टाइप की फैट्स जो हैं उन सबके ग्रुप को लिपिड बोलेंगे। यानी कि जो फैट है वो एक टाइप ऑफ लिपिड हो गया। फैट जो होगा वो क्या होगा, टाइप ऑफ लिपिड होगा। तो अगर हम लिपिड पढ़ेंगे तो इसका मतलब हम फैट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि जितनी भी स्पाइसी फूड हैं, जैसे ऑयल है, घी है, बटर है, ये सब सोर्सेस हैं, पीनट्स हैं, में ऑयल निकलता, वो सारे सोर्स जो हैं वो आपके क्या है, ये सारे सोर्स आपके फैट के होते हैं। हम लोग घी खाते हैं, सब्जी में ऑयल डालते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हम ऐसी स्पाइसी चीज़ें लेते हैं वो सब फैट का सोर्स हैं। वो सारी चीज़ें कैसे है, फैट का सोर्स। आपको मैंने कहा था कि प्रोटीन की सिंथेसिस बॉडी में हो जाती है, होती है कि नहीं बॉडी में। बताओ, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल है, राइबोसोम है, इसीलिए उसको क्या कहते थे हम, प्रोटीन की फैक्ट्री, है ना। ऐसे ही फैट की सिंथेसिस जो है वो बॉडी में होती है, और फैट की सिंथेसिस कहाँ पर बॉडी में होती है, लीवर में होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि उसका लीवर जो होगा वो फैटी लीवर है। फैटी लीवर सुना कभी आपने टर्म, वो ग्रेड 1 का है या ग्रेड 2 का है, उसमें लिखा होगा। जब भी फैटी लीवर होता है सुस्ती आती है, प्रॉब्लम होती है हमको, है ना, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि जो लीवर है हमारा, वो लीवर हमारा पावर हाउस है पूरे बॉडी के वाइटल एक्टिविटीज़ का। तो अगर लिवर इफेक्टेड हुआ तो इसका मतलब बॉडी के बहुत सारे फंक्शन जो है वो इफेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए लिवर को हमको सुरक्षित रखना है। कद्दू खाओ, कद्दू से लिवर अच्छा रहता है, अगर नहीं अच्छा लगता फिर भी खाओ जूस, ठीक है। अच्छा अच्छा लिवर को स्वस्थ रखने का तरीका है। दूसरा, एक्सरसाइज। फैटी लिवर नहीं होना चाहिए। देखो, फैटी लिवर क्या है कि जो भी चीज़ आप खाते हैं, जो भी चीज़ हम फूड में लेते हैं, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट लें, चाहे हम प्रोटीन लें, चाहे हम कोई भी फूड कंपोनेंट्स लें, वो सारे फूड कंपोनेंट्स बॉडी की रिक्वायरमेंट जहाँ पर होगी उन सेल में जाने से पहले गुजरते हैं रास्ते से, किससे, लिवर से।
यानी लिवर से होकर ही जाएंगे वो। तो लिवर से होकर जाएंगे, और लिवर अगर हमारा मोटा है, मान के चलिए लिवर की काफ़ी ज़्यादा थिकनेस हो गई, तो जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो इनको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना। यानी कि इसके अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे तो प्रॉपर बॉडी को नहीं मिल पाएंगे। ठीक। कभी कभी जब ज़्यादा फैटी लिवर होता है तो ये लिवर जो है वो डैमेज होने, इस लिवर के टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं, और डैमेज होने लगते हैं तो उसे बोलते हैं लीवर सिरोसिस हो गया। क्या हो गया? लीवर सिरोसिस हो गया। खासकर जो अल्कोहल लेते हैं, टोबैको लेते हैं, उनके लिवर पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है और लिवर सिरोसिस हो सकता है उनको। तो जब लिवर सिरोसिस होगा तो इसका मतलब ये जो लिवर है ये डैमेज होने लगेगा। जब डैमेज होने लगेगा तो कोई भी चीज़ जो है वो बॉडी को नहीं लगेगी, है ना, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बॉडी को सप्लाई नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमको लिवर बहुत सुरक्षित रखना है और लिवर को फैटी नहीं होने देना है। ठीक है। बहुत सारी क्रॉनिकल डिजीज़ होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, इनमें लिवर जो है वो फैटी लिवर हो जाता है खासकर। और फैटी लिवर हो जाता है तो फिर वो नुकसानदायक होता है उसके लिए। फैटी लिवर, हम लोग बैठे हैं, अगर 100 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं, तो इनमें से 5 लोग ऐसे होंगे जिनका लिवर फैटी होगा। ठीक है। लेकिन अभी हमको ये महसूस नहीं होगा। हाँ, अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे लिवर का तो हो सकता है उसमें निकल के आ जाए, वो ग्रेड 1, ग्रेड 2 यानी ग्रेड ए, ग्रेड बी करके आपकी रिपोर्ट में लिख देगा। ग्रेड ए है तो इसका मतलब शुरुआत हो गई है। ठीक है। फिर आप उसका चेक कराते रहिए प्रॉपर बीच बीच में, तो ज़्यादा सही है। और जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा वो आप यूज़ करिए। लिवर को हेल्दी रखने वाली मेडिसिन लीजिए। ग्रेड ए तक आप कंट्रोल करेंगे उसको, और जैसे ही वो ग्रेड बी में जाएगा तो वो फिर क्रिटिकल स्टेज आने लगेगी। फिर ग्रेड बी के बाद फिर सिरोसिस ही शुरू हो जाएगी, यानी कि फिर वो है लिवर के टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज होने लगेंगे। ठीक है। और नहीं मानेगा व्यक्ति तो फिर क्या होगा, वो लिवर धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा, और लिवर ख़त्म तो आदमी ख़त्म। ठीक है। तो इसलिए लिवर को सुरक्षित रखना है। लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि लिवर ही एक हमारा ऐसा ऑर्गन है जो दोबारा से बन सकता है पूरा। ठीक है। सिर्फ लिवर ही एक ऐसा है जो दोबारा से अपने आप को फिर से बना सकता है ना। जब हम लिवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट कर दो, तो लिवर ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं कि पूरा लिवर उठाया और ठोंक दिया, दूसरे डाल दिया। बल्कि होता क्या है कि जो लिवर, हेल्दी लिवर है किसी का, उस लिवर के टिश्यूज़ लिए और टिश्यूज़ डाली, फिर वो टिश्यूज़ अपने आप में ग्रो करके पूरा लिवर बना देते हैं। तो अच्छी बात ये है कि बॉडी का यही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि अपने आप को फिर से रिजनरेट कर सकता है। ठीक है। कौन सा? लिवर, एकमात्र ऐसा ऑर्गन है ये। जरा सा भी पार्ट अगर लिवर का बच गया और उसकी क्योर कर दी गई तो वो फिर से पूरा लिवर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो लिवर को हमको सुरक्षित बनाना है, लिवर को फैटी नहीं होने देना। इसलिए जितनी भी फैटी चीज़ें हैं उनको हमको कंजप्शन तो करेंगे ही, उनका न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन ओवर कंजप्शन नहीं होना चाहिए। यानी ज़्यादा फैटी, बहुत ज़्यादा घी या स्पाइसी चीज़ें जो है अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि आपको जो एनर्जी, आप, ऐसा तो है नहीं कि आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, आप ऐसी लोकेशन में भी नहीं रहते, आप ऐसे एरिया में भी नहीं रहते, आप ऐसे स्टेट में भी नहीं रहते जहाँ कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हों। सारे मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स हमको, तो हमको ज़रूरत नहीं है कि हम स्टोर करके एनर्जी ज़्यादा रखें। इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम कार्बोहाइड्रेट लेते रहें, लेकिन पर्याप्त मात्रा में इमरजेंसी कभी हुई तो उसके लिए हमारे अंदर होनी चाहिए ये फैट। तो इतनी फैट लेनी चाहिए, लेकिन ओवर फैट नहीं खानी चाहिए। ठीक है। फैट क्या है कि फैट के अगर हम एग्जांपल्स दें तो फैट के एग्जांपल जैसे कि आपके बैक्स है, ये भी लिपिड्स है। बैक्स जो आती है, यानी कि जिसको हम बैक्स को कहते हैं, जो आपने देखा होगा मॉम, ठीक है, वो भी क्या है, एक फैट का ही एग्जांपल है ना। इसी तरीके से स्टीरॉइड्स, हार्मोन जितने भी होते हैं, स्टीरॉइड्स जो होते हैं ये भी क्या है, फैट हैं। ज़्यादा स्टीरॉइड किसी को दे तो आदमी फूल जाता है, कभी देखा आपने? तो उसने इंजेक्शन लगा लिए मोटे होने के लिए, तो वो मोटा नहीं होता, स्टीरॉइड दिया जाता है उसको। स्टीरॉइड क्या करते हैं, फैट के ही बने होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बॉडी को फुला देते हैं। ठीक है। स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो भी, ट्राईग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड्स, ग्लिसराइड्स, ये भी आपके क्या हैं, ये भी आपके लिपिड्स हैं। ट्राईग्लिसराइड श्रेणी में ही आपकी फैट एंड ऑयल आते हैं। फैट एंड ऑयल, ऑयल और फैट दोनों ट्राईग्लिसराइड हैं, यानी कि ये लिपिड्स हैं। फैट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, और लिपिड जो, ऑयल जो होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन हैं दोनों क्या, लिपिड्स ही हैं। ठीक है। फैट एंड ऑयल दोनों ही क्या हैं, लिपिड्स हैं, लेकिन फैट सॉल्युबल फॉर्म में, ऑयल लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। फैट एंड ऑयल दोनों ही क्या हैं, लिपिड्स हैं, लेकिन फैट सॉल्युबल फॉर्म में, ऑयल लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। फैट एंड ऑयल दोनों ही क्या हैं, लिपिड्स हैं, लेकिन फैट सॉल्युबल फॉर्म में,
और ऑयल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और दोनों को हम ट्राइग्लिसराइड कह सकते हैं। ठीक है, दोनों को हम क्या कह सकते हैं, एक टर्म यूज कर सकते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो आज हम फैट के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि ये फैट बनती कैसे हैं। फैट टर्म जो है वो सबसे पहले दिया गया था एक ब्लूर नाम के वैज्ञानिक था। क्या नाम था उसका? ब्लूर। उसने सबसे पहले फैट टर्म दिया था। क्या क्या पढ़ना है हमको? व्हाट आर लिपिड्स, फैटी एसिड एंड टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, टाइप्स ऑफ लिपिड्स, फंक्शन ऑफ लिपिड्स, और कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। इस स्लाइड में हम लोग ये देखेंगे। स्लाइड में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर हम लिपिड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फैट की बात कर रहे हैं, या हम कहेंगे ट्राइग्लिसराइड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हमने कहा कि फैट हैं क्या। फैट जो हैं ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। सबसे पहली बात तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन। जिन कंपाउंड्स में, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, है ना, जैसे प्रोटीन भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। कार्बोहाइड्रेट किससे बने थे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। प्रोटीन किससे बनी थी? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। ठीक है, ऐसे ही फैट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनका फॉर्मेशन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। अब आपने देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो कार्बोहाइड्रेट में भी थे, है ना, यही तो तीन थे, लेकिन वहां पर एक रेशियो था 1:2:1 का रेशियो। यानी कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशियो था वो 1:1 का रेशियो था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, क्योंकि पूरा रेशियो क्या था? 1:2:1 का रेशियो था। तो इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 1:1 का रेशियो था, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन थे उतने ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे, है ना। ये कहाँ पे हम देख रहे थे? ये देख रहे थे कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन फैट में क्या होगा कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है कार्बन की तुलना में बहुत कम होंगे। अगर कार्बन मान लीजिए 6 हैं तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एक ही होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे वो ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही कम होगी। बात समझ में आ गया? तो इसमें 1:2:1 का रेशियो नहीं होगा, है ना। तो ये जो कंपाउंड होंगे, ये कंपाउंड आपके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे आपके फैट बनाएंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? फैट कहलाएंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने यही लिखा है कि लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर जो कंपाउंड बनेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? फैट कहलाएंगे। अगर उसमें 1:2:1 का रेशियो ना है, अगर 1:2:1 का रेशियो है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। लेकिन यहाँ पर ये फैट बन रहे हैं। इसकी एक बात ध्यान रखना कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो कार्बन की तुलना में बहुत कम होगी नंबर में। ठीक, दूसरा ये जो टर्म है लिपिड, ये किसने दिया था? तो लिपिड वाज टर्म्ड बाय ब्लूर इन 1943। दूसरा पॉइंट ये है कि सन 1943 में ब्लूर ने सबसे पहले लिपिड शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद लिपिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड लाइपोज, जिसका मतलब क्या होता है? फैट, यानी बसा होता है, जनरली है। दूसरा फिर हमने लिखा लिपिड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब आप समझ गए ना, जिसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मेड अप ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ये ध्यान रखना कि जो भी लिपिड्स बनेंगे उनमें एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होगी। हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई एक लंबी चेन होगी। ठीक है, बहुत सारे कार्बन होंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे उसमें, है ना। ऑक्सीजन बहुत कम होगी। तो जो भी लिपिड्स बनेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड, वो जो चेन होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी फैटी एसिड कहलाएगी। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पढ़ा हमने। फैट की बात एक स्पेशलिटी और है कि ये इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में ये कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, पानी में कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर कोई है, जैसे क्लोरोफॉर्म है, एल्कोहल है, ये कैसे हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब हुआ जिसमें कार्बन वाले सॉल्वेंट होंगे। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे उनमें तो लिपिड्स यानी फैट जो होंगी वो सॉल्युबल होंगी, लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट या वाटर में जो होंगे वो कैसे होंगी? ये इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, तो जितने भी लिपिड्स होंगे
दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक, जैसे कि क्लोरोफॉर्म है या अल्कोहल है, इनमें ये घुल सकते हैं, पानी में ये घुलनशील नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आपने वैक्स ही ले लीजिए, आप वैक्स को पानी में आप मिलाइए, क्या पानी में घुलती है? वो नहीं। आप ऑयल डाल दीजिए पानी में, तो पानी में क्या मिक्स होता है? नहीं होता है, बल्कि ऊपर लेयर बन जाती है आपकी। ठीक है, घी को आप पानी में मिलाइए, नहीं मिलेगा, है ना। तो जितने भी फैट या लिपिड्स या ट्राइग्लिसराइड जो हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल होंगे, वाटर इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या कर जाएंगे? ये घुल जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। हाँ, वाटर में इनसॉल्युबल इसलिए होते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक नेचर, जो फैट की जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो बाइपोलर होती है। ठीक है, एक हेड रीजन होता है, एक टेल रीजन होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है और एक हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोफोबिक रीजन है उसकी वजह से, फोबिया का मतलब क्या होता है? डर, है ना। तो ये इस तरीके का बना हुआ है कि ये पानी से डरता है, यानी पानी में घुलता नहीं है, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से ही है। तो लिपिड्स आर insoluble in water but they are soluble in organic solvent like chloroform and alcohol। उसके बाद हमने कहा लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। देखो यही बात मैंने लिखा ना, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। फोबिया कहीं भी लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है? डर, है ना। तो हाइड्रोफोबिक हैं, यानी कि पानी के साथ ये अपने आप को मिक्सअप नहीं करेंगे, पानी के साथ, पानी से ये दूर रहते हैं। ठीक है, पानी में ये मिलते नहीं है, तो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। यानी कि लिपिड प्रकृति में कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बताया कि जितने भी लिपिड्स बने हुए हैं, लिपिड्स कहेंगे, और लिपिड्स की एक कैटेगरी ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड का एक एग्जांपल है फैट। ठीक है, और ऑयल, है ना। तो फैट और ऑयल की हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि लिपिड्स जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन किस में सॉल्युबल होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? तीसरी चीज हमने इसमें बताई कि इसकी जो ये टर्म था वो किसने दिया था? ब्लूर ने दिया था, 1943 में दिया था। हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। दूसरी बात आगे समझिए, फिर से मैंने लिखा कि फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड। फैट जो होते हैं वो ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड विच आर फाउंड बाय कंबाइनिंग थ्री फैटी एसिड विद वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, और उसके साथ जब तीन फैटी एसिड जुड़ेंगे, जब तीन फैटी एसिड जुड़ेंगे तब बनेगा जाकर ट्राइग्लिसराइड बनेगा। और ट्राइग्लिसराइड जो होगा यही क्या है? आपकी फैट है। ठीक है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, ग्लिसरॉल कह सकते हैं आप या ग्लिसरीन कह सकते हैं, ग्लिसरीन लगाते हैं ना हाथों में, तो वही है। ठीक है, तो वन ग्लिसरीन यानी कि वन ग्लिसरॉल प्लस थ्री फैटी एसिड, ये मिलते हैं तो बनता क्या है? एक ट्राइग्लिसराइड बनता है, और इस ट्राइग्लिसराइड को हम क्या कहते हैं? फैट कहते हैं। कोई दिक्कत? तो फैट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल और फैटी एसिड कितने होंगे? तीन होंगे। ठीक है, तीन फैटी एसिड जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फैट बोलते हैं। देखिए, कोई भी ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो है, ग्लिसरॉल CH2OH, इधर समझना जरा, CHOH, CH2OH, ये आपका एक ग्लिसरॉल है। ठीक है, ये ग्लिसरॉल है। अगर इसका हम सीधा केमिकल फॉर्मूला लिख देंगे तो देखिए C3 होंगे, C3 है, H अगर नहीं H8 होंगे, है ना, H8 हैं, और ऑक्सीजन आप काउंट करोगे तो 1 2 3। ठीक है, तो O3 भी हो सकता है यहाँ पर, C3H8O3, है ना। तो इसका फॉर्मूला बन जाता CH2OH, CHOH और CH2OH। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है जो मैंने आपके सामने लिख दिया, तो थोड़ा सा खोल के लिखा है। तो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से कितने फैटी एसिड जुड़ेंगे? कितने फैटी एसिड जुड़ेंगे? इससे तीन फैटी एसिड जुड़ेंगे। जब तीन फैटी एसिड, एक यहाँ पर जुड़ेगा, एक यहाँ पर जुड़ेगा और एक यहाँ पर जुड़ेगा।
ठीक है, कितने फैटी एसिड जुड़ेंगे? 3 फैटी एसिड जुड़ेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और एक फैटी एसिड या 3 फैटी एसिड जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से जुड़ेंगे तो 3 एस्टर बॉन्ड बनेंगे। कितने बॉन्ड बनते हैं? 3। जैसे आपने एमिनो एसिड आपस में जोड़े थे तो कौन सा बॉन्ड यूज किया था? पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर जो होगा वो कौन सा होगा? एस्टर बॉन्ड होगा। ये कौन सा बॉन्ड बोला जाएगा? एस्टर बॉन्ड बोला जाएगा। ठीक है, तो एक फैट मॉलिक्यूल में या एक लिपिड में कितने एस्टर बॉन्ड मिल जाएंगे आपको? 3 मिल जाएंगे कम से कम। क्यों? क्योंकि 3 फैटी एसिड जुड़ रहे होंगे, है ना। तो 3 फैटी एसिड जो है इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से जुड़ेंगे। कोई भी एक फैटी एसिड होगा। अब फैटी एसिड क्या होते हैं? कोई भी जो फैटी एसिड है उस फैटी एसिड में क्या क्या चीजें होती हैं? एक फैटी एसिड की बात करूं मैं, तो एक फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब हो गया COOH। ये कहीं और भी देखा था आपने? कहाँ देखा था? एमिनो एसिड पढ़े थे। एमिनो एसिड में एक एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, ठीक है कि नहीं? तो वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ भी, एक फैटी एसिड जब होगा उसमें भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। दूसरी चीज इसमें होगी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होगी। एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। ये मिलकर बनाते हैं क्या? एक फैटी एसिड। बात समझ में आ गया? तो किसी भी फैटी एसिड में एक जो ग्रुप होगा, जो रिएक्टिव ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। और एक लंबी चेन होगी जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ कार्बन, बहुत सारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच रहेंगे सिंगल बॉन्ड्स के जरिए। तो वो जो चेन होगी वो क्या कहलाएगी आपकी? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन चेन। एक फैटी एसिड बनाते हैं, जैसे हम मान के चलिए एक फैटी एसिड हम बना रहे हैं। एक फैटी एसिड में एक तो हमने एक पोल पर तो क्या कर दिया? COOH। ये COOH है तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। अब इसके साथ हमें क्या जोड़नी है? हाइड्रोकार्बन चेन जोड़नी है। तो हाइड्रोकार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर फिर कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो जुड़ते जाएंगे। तो ये एक फैटी एसिड बन गया, ठीक है। ये क्या है? एक फैटी एसिड है जिसमें एक पोल पर क्या होगा? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होगी, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक फैटी एसिड बनाते हैं। और इस तरीके के कितने फैटी एसिड होंगे? 3। जैसे ये है वैसे ही एक और होगा यहाँ पर, और वैसे ही एक और होगा। और तीनों फैटी एसिड जब ग्लिसरॉल से जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा लिपिड, यानी तो बनेगा ट्राईग्लिसराइड, यानी कि तो बनेगा फैट। बात समझ में आ गई? कैसे जुड़ेंगे समझो। एक को जोड़ते हैं बाकी वैसे ही जुड़ जाएंगे, है ना। इसका जो OH ग्रुप है इसके H के साथ जुड़कर H2O बनाकर बाहर निकाल देगा, ठीक है। इसका OH, किसका OH? किसका OH? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, यानी फैटी एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वहां से OH ले लेगा और यहाँ से H ले लेगा। तो क्या बन जाएगा? ये H2O बन जाएगा। ये निकल जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, एस्टर बॉन्ड से जुड़ जाएगा। किस बॉन्ड से जुड़ जाएगा? एस्टर बॉन्ड से। बात समझ में आ गया? जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो एस्टर बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो सीधे किससे? ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। तो ये एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। एस्टर बॉन्ड से ये वाला जुड़ जाएगा, फिर इसी तरीके से दूसरा जुड़ेगा, इसी तरीके से तीसरे से जुड़ जाएगा। ये यहाँ का भी H जाएगा, यहाँ का भी H जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये क्या? 3 फैटी एसिड जो हैं वो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से जुड़ेंगे और बनेगा एक लिपिड, यानी फैट मॉलिक्यूल बन जाएगा। बात समझ में आ गया? कितने फैटी एसिड एक फैट मॉलिक्यूल को बनाने में यूज किए जाते हैं? 3, ठीक है। और फैटी एसिड में क्या क्या होता है बताओ? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी और क्या होगा? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है। जो एस्टर बॉन्ड बनेगा वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ ही जो OH है उसके साथ जुड़ेगा, है ना, जो एस्टर बॉन्ड होगा। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताइए फैट में जो फैटी एसिड जुड़ते हैं ग्लिसरॉल से तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? तो हम कहेंगे एस्टर बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। एस्टर बॉन्ड। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं?
यही मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको। देखिए ये ग्लिसरॉल दिख रहा है पीछे, है, ये जनरल चीज बता दी हमने कि ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। ये क्या है, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, और उसके साथ कितने, 3 फैटी एसिड, 1 2 और 3 फैटी एसिड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ट्राईग्लिसराइड। इसी ट्राईग्लिसराइड को हम क्या कह सकते हैं, फैट कह सकते हैं। इतनी चीज क्लियर, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा सा चेंज करके बड़ा करके दिखा दिया है। इसमें देखो ये है CH2O, और इसके OH से जुड़ के H2O निकलेगा, तो सीधा सीधा ये एस्टर बॉन्ड बन गया। इससे भी ये एस्टर बॉन्ड बन गया, और इससे भी ये एस्टर बॉन्ड बन गया कि नहीं। तो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल वाला है, और ये है पूरी आपकी फैटी एसिड। तो फैटी एसिड जो है 3 वो किससे जुड़ रहे हैं, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से जुड़ गए, और इससे क्या बन जाएगा, एक फैट मॉलिक्यूल यानी ट्राईग्लिसराइड तैयार हो जाएगा। ये चेन नंबर ऑफ कार्बन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब जो भी फैटी एसिड है वो लिपिड की क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। यानी कि जब कोई लिपिड, ट्राईग्लिसराइड या फैट डाइजेस्ट होगा तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो क्या होती है, फैटी एसिड। फैटी एसिड में टूटेगा वो, है ना। अब एक फैटी एसिड में जो हाइड्रोकार्बन चेन है, ये 4 भी हो सकती हैं, ये 36 कार्बन वाली भी हो सकती हैं, 4 कार्बन वाली भी हो सकती है, और 36 कार्बन की भी हो सकती है। यानी मैक्सिमम जो है, जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन हो सकते हैं, 36 कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने कहा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड वन एंड, जो भी आपका फैटी एसिड है उसके एक एंड पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, COOH, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एक एंड पर, और बाकी क्या है कि 4 से लेकर 36 कार्बन वाली एक चेन, हाइड्रोकार्बन चेन होगी, तब जाकर एक फैटी एसिड तैयार होता है, ठीक। इसके बाद हमने कहा कि फैटी एसिड जो है इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो फैटी एसिड हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक आपका होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा आपका होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहां से क्वेश्चन आया है आपका यूपीएससी, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड को बोलते हैं संतृप्त संतृप्त बसी अम्ल, और अनसैचुरेटेड को बोलेंगे असंतृप्त बसी अम्ल, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, फैटी एसिड समझ में आया था, ये बताओ फैटी एसिड क्या थे, फैटी एसिड क्या थे, फैटी एसिड किससे कैसे बने थे, कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है, मिलाकर क्या बनती है, फैटी एसिड। अब आपने पीछे अगर आपने फैटी एसिड देखा था तो आपने देखा था कि जो कार्बन चेन है उसमें सारे कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड वाली हाइड्रोकार्बन चेन है, कैसी है वो, सिंगल बॉन्ड अगर फैटी एसिड में प्रेजेंट है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो फिर वो कैसा बोला जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कहीं बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड मिल रहे हैं आपको, तो वो कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की पहली क्या पहचान है, कि इसमें सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन चेन होगी, और इसमें डबल बॉन्ड भी, 1 हो 2 हो 4 हो, कितने भी हो सकते हैं। दूसरा, चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो ये अनब्रांच्ड चेन होगी। ये कैसी होगी, अनब्रांच्ड होगी। अनब्रांच्ड का मतलब होगा कि ये उसकी शाखाएं नहीं बनाएगी, ठीक है, एक ही चेन स्ट्रेट चेन होगी, लीनियर होगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड है तो ये यहाँ पर अनब्रांच्ड की जगह क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड होगी। ये कैसी होती है, ब्रांच्ड चेन हो सकती है, ब्रांच चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें ब्रांच चेन मिल सकती है हाइड्रोकार्बन की। ये सिंगल बॉन्डेड होगा, ये डबल बॉन्ड वाले होंगे, ठीक है। ये अनब्रांच्ड चेन होगी इसमें, और इसमें ब्रांच्ड चेन होंगी, उसकी कई ब्रांचेस हो सकती हैं, ठीक। तीसरी चीज है इसका मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होगा
कि जिस तापमान पर कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, मेल्ट हो जाए। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट बता रहे हैं हम? सैचुरेटेड का। तो सैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट होगा हाई, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड अगर किसी में है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, उस लिपिड का, उस फैट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। और अगर अनसैचुरेटेड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका? लो होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? गलनांक है, ठीक है। इसका गलनांक देखो, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, अगर गलनांक है तो गलनांक बोलेंगे, है ना। मुझे को क्लियर नहीं है, गलनांक ही बोलते हैं पक्का, ठीक। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इसका जो गलनांक है वो उच्च होगा और इसका गलनांक निम्न होगा, ठीक है। गलनांक का मतलब जिस बिंदु पर कोई सॉलिड फॉर्म जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे, जिस तापमान पर, ठीक है, तो वो हम कहेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? लो होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरा, ये सॉलिड फॉर्म में होंगे। ये कैसे होंगे? सॉलिड फॉर्म में होंगे इन रूम, एट रूम टेम्परेचर। किस पर? रूम टेम्परेचर पर। जो सामान्य कमरे का तापमान होता है उस पर ये ठोस अवस्था में होंगे, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होंगे। ये कैसे होंगे? लिक्विड फॉर्म में होंगे इन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड, जैसे एक जगह आप बटर ले लीजिए या घी ले लीजिए और एक तरफ तेल ले लीजिए, ठीक है। तो घी आपका कैसा है? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट रहता है रूम टेम्परेचर पर, और तेल कैसा रहेगा? लिक्विड ही रहेगा। तो इसका मतलब घी में जो होंगे वो कैसे होंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, और तेल में जो होंगे वो कैसे होंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। बात समझ में आ गया? तो ये सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, और ये क्या होंगे? लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। यानी रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में होंगे और ये कैसे होंगे? सॉलिड फॉर्म में होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड समझ में आ गए। तो अगर कोई आपको पदार्थ दे दिया जाए फैट का, तो आप बता सकते हो कि इसमें ये सैचुरेटेड होगा, इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक। यहां पर मैंने सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? पहला पॉइंट क्या लिखा है? इट हैज सिंगल चेन स्ट्रक्चर विच हैज नो डबल बॉन्ड, ठीक है। यही तो बताया था कि उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या लगा? दे हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मैंने बताया इनका कैसा होता है? हाईएस्ट होता है। दूसरी बात बताई, सॉलिड ऑन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। एग्जाम्पल अगर लिख सकते हैं तो वहीं पर आप लिख सकते हैं लॉरिक एसिड, ठीक है, मिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। ये जो है ये एग्जाम्पल हैं आपके किसके? सैचुरेटेड फैटी एसिड के, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड आपको ये दिख रहा है जिसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, लेकिन कहीं भी हमको लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि इस चेन में नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्लियर? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या लिखा हमने? इट हैज डबल बॉन्ड एंड हैज मोर देन वन चेन। मोर देन वन चेन है तो इसका मतलब ब्रांच्ड हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड है इसमें। दूसरा, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये कैसे फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। यहां पर मैंने एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को बनाया, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या आप इतना डीप नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट, ये फोकस करिए यहाँ, इसलिए समझाने के लिए। यहाँ पर आपको एक चेन ये दिख रही है ना, और एक चेन ये है, और दोनों के बीच में आपको एक क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का होगा, ठीक। अब चूंकि आप जब भी आपके सामने फैट होगा तो आप ये नहीं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो दिखाई नहीं देंगे उसमें। तो आप ये देख लीजिए सॉलिड फॉर्म में है रूम टेम्परेचर पर या लिक्विड फॉर्म में है। अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इसका मतलब वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे उसमें, और अगर लिक्विड फॉर्म में है तो इसका मतलब उसमें कैसे होंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को फिर से क्लासीफाई कर दिया, आप इसको स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको समझने की, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लिपिड्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ लिपिड्स, ठीक है।
यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको इसमें क्या बताया? पहले फैट के बारे में आपको बताया कि फैट है क्या। तो मैंने कहा फैट जो है वो ट्राइग्लिसराइड है। क्या है ये? ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ग्लिसराइड्स हैं, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स हैं। कैसे बनी है फैट? या हम कहेंगे ये एग्जाम्पल ऑफ फैट है, या हम कहेंगे एक टाइप्स ऑफ फैट है। ये टाइप्स ऑफ लिपिड, टाइप ऑफ लिपिड है ये फैट। और फैट क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। कैसे बने हैं? कि ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो क्या बनती है? फैट बनती है, यानी कि ट्राइग्लिसराइड बनता है, ठीक है। यही बता दिया मैंने आपको। इसके बाद फिर हमने इसमें आपको फैटी एसिड के बारे में बताया कि फैटी एसिड क्या होते हैं। तो फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक एंड पर कार्बोक्सिल ग्रुप, और उसके साथ क्या जुड़ी रहती है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ठीक है। तो वो फैटी एसिड होगा। फैटी एसिड दो तरीके से हमने आपको बताए, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा अनसैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें सभी सिंगल बॉन्ड होंगे, अनब्रांच्ड होगी, ठीक है। और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो उसमें डबल बॉन्ड होंगे और वो कैसी होगी? ब्रांच्ड होगी। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में होंगे एट रूम टेम्परेचर और ये लिक्विड फॉर्म में होंगे एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन कर दिया। ऑल ओवर हम लिपिड का क्लासिफिकेशन करेंगे। किसका? लिपिड का। अब देखिए सिंपल लिपिड होती हैं एक, और एक होती है कॉम्प्लेक्स लिपिड, ठीक है। अगर सिंपल लिपिड की बात करें तो उसमें एस्टर बॉन्ड के साथ कोई भी एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहता है। जैसे कि ग्लिसरॉल जो था OH था उसमें, तो वो भी एक अल्कोहल ग्रुप है ना। तो उनको हम क्या कहेंगे? सिंपल लिपिड्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड कहें या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? फैट कह सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड का मतलब फैट हो गया। दूसरा वैक्स, वेजिटेबल ऑयल, ये आपके क्या हैं? सिंपल लिपिड्स हैं, ठीक है। कौन कौन से आपको बताए हमने? ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या हो जाएगा? फैट, ठीक है। वैक्स, और आपको बताया वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। जो भी आप वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं वो आपका क्या है? कि सिंपल लिपिड की फॉर्म में आएगा। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लिपिड में क्या होगा? कि फैटी एसिड का एस्टर्स होंगे अल्कोहल के साथ, लेकिन इसमें कोई और भी ग्रुप, एडिशनल ग्रुप जो होगा कोई जुड़ा और होगा, वो कोई भी हो सकता है। जैसे किसी भी सिंपल लिपिड के साथ अगर हम फास्फोरस जोड़ दें तो बोला जाएगा वो फॉस्फोलिपिड। क्या बोल जाएगा? वो फॉस्फोलिपिड। तो जैसे वहाँ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन थी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पढ़ी कि प्रोटीन के साथ अगर फास्फोरस जुड़ जाता तो फास्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कि अगर कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ जाता है उसके, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स लिपिड बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे एक एग्जाम्पल दिया हमने किसका? फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड में क्या होगा? फॉस्फोलिपिड में फास्फोरस जुड़ा होगा, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा? फॉस्फोरस होगा, तो उसको हम फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड बताओ, ग्लाइकोलिपिड ये कॉम्प्लेक्स लिपिड है या फिर एक सिंपल लिपिड है? कॉम्प्लेक्स लिपिड है। अब इसमें लिपिड के साथ क्या जुड़ा है? जैसे वहां पर ग्लाइकोप्रोटीन थी, तो ग्लूकोज कहें या कार्बोहाइड्रेट कहें? ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना। तो इसके साथ लिपिड के साथ जब प्रोस्थेटिक ग्रुप कोई कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल किसके होंगे? कॉम्प्लेक्स लिपिड होंगे। ये क्या होंगे आपके? कॉम्प्लेक्स लिपिड होंगे। यहां तक चीज क्लियर कि नहीं ये बताओ? टाइप्स ऑफ लिपिड समझ में आ गया, ठीक है। तो जितने भी लिपिड्स हैं उन लिपिड्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसमें कौन सिंपल या कौन कॉम्प्लेक्स लिपिड है, या कॉन्जुगेटेड लिपिड भी कह सकते हैं वो, ठीक है। कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसके साथ कोई भी जुड़ा हो। ये तो सबको मालूम है कि फैटी एसिड के साथ कोई अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल होगा, है ना। लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ है, कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो वो कॉम्प्लेक्स लिपिड की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया आपको फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है।
तीसरी जो होती है वो है आपकी ड्राइव्ड लिपिड। तीसरा लिपिड का जो टाइप है वो क्या है, ड्राइव्ड लिपिड। ड्राइव्ड लिपिड का मतलब क्या होता है कि जो सिंपल लिपिड हैं या जो आपकी कॉम्प्लेक्स लिपिड थी उनमें कोई मॉडिफिकेशन हो, उससे नई तरीके की कोई एक लिपिड तैयार हो जाए, ठीक है, लिपिड बन जाए, तो उसको हम कहेंगे क्या, ड्राइव्ड लिपिड। जैसे अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स लिपिड है और उसका कोई हिस्सा टूट गया और जो शेष हिस्सा लिपिड का बचा तो वो आपकी ड्राइव्ड है। यानी कि इसके सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड से जो ड्राइव्ड होती हैं वो लिपिड क्या कहलाती हैं, आपकी ड्राइव्ड लिपिड कहलाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड, डाइग्लिसराइड्स, ये सब आपकी कैसी हैं, ड्राई लिपिड्स हैं। डाइग्लिसराइड कैसे बना होगा बताओ, है नहीं, ट्राइग्लिसराइड क्या था, 3 फैटी एसिड, तो ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं जब 3 फैटी एसिड थे। तो अब डाइग्लिसराइड होगा तो क्या हुआ, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 2 फैटी एसिड, तो ये रेजिड्यू होगा ना उसका, है ना, उसका भाग, बचा हुआ भाग ना, तो ड्राइव फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड। तो डाइग्लिसराइड किससे बना होगा, ट्राइग्लिसराइड से बना होगा, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए ये इससे बना। स्टेरॉइड, जितने भी हार्मोन्स हैं आपके, मैक्सिमम यानी कि 99% हार्मोन जो हैं वो आपके स्टेरॉइड होते हैं, ठीक है। मैंने कहा कुछ हार्मोन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था जो प्रोटीन हार्मोन है उसका नाम बताओ, प्रोटीन में बताया था कौन सा हार्मोन ऐसा है जो प्रोटीन का बना होता है, इंसुलिन बताया था मैंने, बताया था कि नहीं, कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना। लेकिन बाकी मैक्सिमम हार्मोन जो बने होंगे वो किसके बने होंगे, स्टेरॉइड्स के होंगे, चाहे वो कोई भी हार्मोन हो, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, ये एक बैड लिपिड है, ये बैड फैट है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बॉडी में, ब्लड में बढ़ जाता है तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है जाकर, कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें जाकर कलेक्ट हो जाएगा और उनको ब्लॉक कर देगा। जैसे मान लो घी जम जाए, घी तो है, तो घी जम जाएगा तो वो वेसल्स को ब्लॉक करेगा, और ब्लड वेसल्स को जब ब्लॉक करेगा तो ब्लड फ्लो जो है वो प्रभावित होगा, हार्ट तक नहीं पहुंचेगा। और जब हार्ट तक पहुंचना या उस तक रुकावट आ जाएगी तो फिर हम क्या कहते हैं कि हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए हमको जो भी फैट कंज्यूम करनी चाहिए, जो भी फैट लेनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि वो कोलेस्ट्रॉल फ्री हो, वो ऑयल, वो घी, जो भी हो वो कैसा हो, कोलेस्ट्रॉल फ्री हो, उसमें कोलेस्ट्रॉल टाइप की फैट या लिपिड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मार्केट में ऑयल आते हैं खाने के लिए, जैसे ऑलिव ऑयल है, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री फैट्स हैं। ये कैसे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं। कभी कहते हैं कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हृदय, सफोला एक मार्केट में आता है, उसमें हार्ट बना होता है, ये सफोला खाओ हृदय को सुरक्षित रखो। तो ये कोलेस्ट्रॉल जिसमें होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ गया, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरीके की होती है ना, तो अगर मान लीजिए बुरी वाली कोलेस्ट्रॉल आपकी बढ़ गई तो फिर वो हार्ट अटैक या कॉरोनरी ब्लॉक ऐसी समस्याएं पैदा कर सकती है ना। खासकर जो फैटी लोग हैं उनको हार्ट अटैक की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। क्यों ज़्यादा होती हैं, तो एक तो फैट इतना बड़ा हुआ है तो जो आधी तो नसों को वही दबाए हुए है, ठीक है, दूसरे से उसमें कोलेस्ट्रॉल और भर गया तो वो बेचारी नसें खूब समेट समेट के फूलती भी रहेंगे, फिर पिचक जाएंगे, फिर फूलेंगे, फिर जाएंगे, तो एक बार ऐसी पिचकेंगे कि आदमी पिचक जाए, ठीक है। तो इसलिए जो ज़्यादा हेल्दी लोग हैं वो फैट को अवॉइड करें, उन्हें हार्ट अटैक होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मोटे लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट अटैक आने के और भी रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन जो फैट धारण करे हुए हैं अपने शरीर में ज़्यादा, तो उनकी संभावनाएं और ज़्यादा हैं, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट जो होता है, कार्डियक अरेस्ट में जो है वो हार्ट अटैक में क्या होता है कि आता है फिर एकदम खुल सकता है, ठीक है, अटैक आएगा एकदम से। कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा कि एकदम से सारा जो है वो हार्ट काम करना ही बंद कर देगा, ठीक है, अरेस्ट हो जाता है वो एकदम से, तो उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट होगा तो उसमें डेथ पॉसिबिलिटीज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, अटैक में तो ये कहते हैं ना, पहला चांस, भगवान कितने चांस देता है, 3 चांस कहते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो 3 चांस दे, है ना, पहले सिग्नल दे देता है। बहुत से हार्ट अटैक, माइनर अटैक ऐसे होते हैं जो आपको महसूस या हमको महसूस नहीं होते हैं, ठीक है। कभी कोई अटैक हमें पड़ा, हमको महसूस, जैसे पसीना बहुत आया और घबराहट सी हुई,
फिर बार नॉर्मल हो गए, तो आप समझ लो कि एक माइनर सा झटका उसने दे दिया है, ठीक है। यानी कि वो अटैक आए लेकिन हमको महसूस नहीं हुआ। महसूस होता है जिसको, वो तुरंत डॉक्टर के पास भागता है, ठीक है। तो पहले अटैक, दूसरे अटैक, तीसरे अटैक, ऐसा कोई बता नहीं सकता कि पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है, ठीक है। हाँ, जिसको आ चुका पहले तो उसके लिए तो काउंटिंग है, और जिसको निकल गया तो वो यही समझता है कि ये तीसरा ही होगा, अगर पहले में ही निकल गया है ना। तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बच गए तो ठीक है, बचा लिए गए तो ठीक है, नहीं बचे तो तीसरा ही है वो फिर, है ना। हार्ट अटैक से बचना है, फैट का कंजप्शन, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल है, स्टीरॉयड है, ये डाइग्लिसरॉयड है, ये सब किसके टाइप है, ये ड्राइव्ड लिपिड्स के टाइप है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ लिपिड, ये नोट कर लीजिए कि जो भी फैट होते हैं उनके बॉडी में फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन क्या है, ये क्या है, स्टोरेज एनर्जी है। और 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी, 9.4। सबसे ज्यादा एनर्जी फैट से मिलती है। दूसरा हमने कहा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो लिपिड की बनी होती है। कौन सी लिपिड होती है, फॉस्फोलिपिड होती है। कौन सी होती है, फॉस्फोलिपिड होती है। जो हमारी सेल है, सेल की जो सेल वॉल नहीं कह रहा हूं मैं, सेल मेम्ब्रेन कह रहा हूं, है ना। जैसे ये सेल है, इस सेल की ये मेम्ब्रेन जो है ये सेल मेम्ब्रेन होती है, और इसके चारों तरफ जो वॉल होती है उसे सेल वॉल कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, यानी कि किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, ठीक है। इंसुलेशन, और इसका एक काम क्या बताया था मैंने, इंसुलेशन, ठीक है। इंसुलेशन अगेंस्ट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, जो भी बाहर अचानक टेम्परेचर के बदलाव हो रहे हैं उससे शरीर को सुरक्षित रखता है, इंसुलेट करता है ये। तो इंसुलेशन अगेंस्ट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। अब हमारी जो विटामिन होती हैं, आगे वाला चैप्टर हम लोग विटामिन का पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो हमारे विटामिन हैं उनको दो क्लास में क्लासीफाई किया गया है। एक तो फैट सॉल्युबल विटामिन, और दूसरी होती हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उनको रोकने के लिए फैट होनी चाहिए। तो जो विटामिन हैं इनका एब्जॉर्प्शन जो है वो किसकी वजह से होता है, फैट की वजह से होगा। कौन सी विटामिन का जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, कौन कौन सी, ए डी ई के। ए डी ई के जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, और इन फैट सॉल्युबल विटामिन को फूड कंपोनेंट से एब्जॉर्ब करने के लिए फैट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए फैट की जरूरत पड़ती है। अब देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन है, हाँ, वो बॉडी में स्टोर नहीं रह सकती हैं, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है तो तुरंत ही वो ब्लड में मिली और घुलने के बाद वो यूरिन के जरिए बाहर। आप बी कैप्सूल खाइए, बीटा, आपने बी का सोल सुना होगा, है ना। तो बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो आप कैप्सूल खाइए, यूरिन का कलर येलो हो जाएगा एकदम से। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा देर स्टोर। तो कौन सी विटामिन बॉडी में लंबे समय तक स्टोर नहीं रह सकती हैं, तो वो विटामिन जो वाटर सॉल्युबल है वो लंबे समय तक बॉडी में स्टोर नहीं रह सकती हैं। कौन सी विटामिन बॉडी में स्टोर रह सकती लंबे समय तक, तो वो विटामिन जो फैट सॉल्युबल है वो लंबे समय तक बॉडी में स्टोर रह सकती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, वो ए डी ई के, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, फैट चाहिए, तो फैट रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां पर।